ओके स्टूडेंट्स, तो अभी इसके पहले की जो क्लास हुई उसमें हमने स्टैक एंड स्टैक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताया, ठीक। और उस स्टैक और स्टैक टर्मिनोलॉजी में ये बताया गया कि स्टैक क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और क्या करता है, और उसके ऑपरेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, और उसके साथ हमने एक डायग्राम भी मेंशन किया। उसके बाद हम यहाँ पे अब बात करते हैं कि उसी स्टैक को हम अपने प्रोग्राम में या किसी प्रोजेक्ट में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टैक रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैक रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारा वो दो तरीक़ों से होता है, ठीक। पहला जो है हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन है और दूसरा है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, एरे रिप्रेजेंटेशन जो हमारा होता है वो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता हो जाना चाहिए स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन और डायनामिक रिप्रेजेंटेशन, इनके वर्ड से ही ये पता चल रहा है कि ये किस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरह से कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन की। तो स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या एलिमेंट्स होता है जो चीज़ें फिक्स होती हैं, ठीक है, जिसे हम एग्जीक्यूशन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। उस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और यही स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करने के लिए एरे रिप्रेजेंटेशन या एरे का हम उपयोग करते हैं स्टैक में। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टैक की साइज ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फिक्स कंटेंट ही दिखाने हैं अपने स्टैक में, तो उस केस में हम एरे रिप्रेजेंटेशन मतलब स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्टैक है, ये स्टैक है और इस स्टैक की साइज हम यहाँ पे 5 फिक्स कर दिए। कितने? 5। तो जब हमने इसकी साइज को फिक्स कर दिया 5, और जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं अपने प्रोग्राम में, इस फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे हम इसमें 5 एलिमेंट ही इंसर्ट करा सकते हैं। इसके अलावा हम छठे एलिमेंट को इसमें इंसर्ट नहीं करा सकते। ये हुआ बॉन्डिंग, हुआ स्टैटिक, हुआ हमारा। अब देखिए एरे रिप्रेजेंटेशन का यूज करना, एरे में हमें लॉसेस क्या है इसके, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है 5 साइज ऑफ स्टैक है, हमें इसमें 5 एलिमेंट्स को इंटर करना है। तो हम इस प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसमें 5 एलिमेंट्स को इंटर न करके हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स को इनपुट करते हैं। 2 एलिमेंट्स को यहाँ पे हम इनपुट करते हैं, तो बाकी के जितने भी फ्री साइज ऑफ ब्लॉक्स हैं ये सब क्या होंगे, एम्प्टी ही रह जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे। लेकिन एरे रिप्रेजेंटेशन होने के कारण ये एम्प्टी ब्लॉक जो हैं ये भी मेमोरी स्पेस लेते हैं, ठीक है। ये भी क्या लेंगे? मेमोरी स्पेस। क्योंकि जब भी एरे रिप्रेजेंटेशन होगा तो एक ही वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट होगा, और इसी वेरिएबल के अंतर्गत ये 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए ये इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग वेरिएबल क्रिएट करता है। और जब हम इसमें 2 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये 2 ही एलिमेंट के मेमोरी को होल्ड कराता है, बाकी के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है, पर मेमोरी का हम यूज नहीं करते, तब भी ये प्रोसेस्ड में आ जाता है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेस हो जाता है हमारे प्रोग्राम में, जिसकी वजह से हमारे प्रोग्राम में
बर्डन बढ़ता है, प्रोग्राम में टाइम टेकन होता है, इसी वजह से ये एरे का यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है और मेमोरी भी हमारी लॉस होती है। तो हमें अब करना क्या है, एक अच्छे प्रोग्रामर की यही निशानी होती है कि वो प्रोग्राम को शॉर्ट में बनाए, मेमोरी बचाए और प्रोग्राम हमारा फास्ट एग्जीक्यूट करे। अगर इस तरह का हम प्रोग्राम बनाने में सक्षम होते हैं तो सबसे अच्छा प्रोग्रामर होते हैं। और इस केस को मॉडिफाई करके बेटर वे देने के लिए इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो कि एक डायनामिक रिप्रेजेंटेशन होता है। डायनामिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टैक जिसमें रन टाइम में या एग्जीक्यूशन टाइम में हम वैल्यू को उसमें ऐड कर सकते हैं, उसकी साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और उसमें अपनी इच्छा अनुसार कंटेंट को बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्या हो गया हमारा डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसके बेनिफिट्स देखिए। बेनिफिट्स इसके ये हो गए यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए एक हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई, अभी आगे इसको और अच्छे से समझाएंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बशर्ते यहाँ पे जब भी स्टैक में लिंक लिस्ट की बात आती है तो जब भी लिस्ट बनती है तो हमारे पास एक आइटम होता है और एक आइटम दूसरे वाले आइटम को अपने साथ अटैच करने के लिए उस आइटम के एड्रेस को अपने सेकेंड ब्लॉक में होल्ड करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे जैसे हमने ये किया है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया 10 और इसमें 2 ब्लॉक बनते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट पार्ट, एलिमेंट या डेटा पार्ट, और दूसरा जो हमारा होता है एड्रेस पॉइंट होता है। क्या होता है? एड्रेस पॉइंट या फिर एड्रेस पार्ट। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, ये पार्ट क्या करेगा, आगे जिस एलिमेंट को हम ऐड करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ भी यही होता है। ये जो लिंक होता है इस एलिमेंट के एड्रेस कोई ना कोई होता है, कहीं ना कहीं मेमोरी में ही एलिमेंट स्टोर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो इनके लिए क्या होते हैं, मेमोरी ब्लॉक जनरेट होते हैं। तो जो ब्लॉक जनरेट होते हैं वो किसी न किसी लोकेशन पे बनते हैं, तो उसी लोकेशन के एड्रेस को ये क्या करता है, इसमें लिंक कर देता है, जिससे इजीली ये क्या होते हैं यहाँ पे लिंक हो जाते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट को हम इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका कमाल, अभी इसमें कोई साइज फिक्स नहीं है कि इसमें हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जैसे मान लीजिए 2 ही एलिमेंट्स दिए तो ये 2 ही एलिमेंट्स के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा। अगर हम और एलिमेंट्स इनपुट करना चाहेंगे तो और एलिमेंट्स करेंगे, ये मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, लिस्ट बढ़ती जाएगी, एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे चीज़, अगर हम इन्हीं एलिमेंट्स को फिर पॉप करने लगे, मतलब डिलीट करने लगे, तो जैसे जैसे हम इस एलिमेंट्स को डिलीट करते जाएंगे वैसे वैसे इस लिस्ट के मेमोरी भी क्या होंगी, डिलीट होने के बाद फ्री होती जाएंगी और हमारा ये एलिमेंट्स लास्ट में फिर से पूरा मेमोरी ऑफ ब्लॉक्स को फ्री कर देगा। हम उस मेमोरी को दूसरे प्रोग्राम या दूसरे पर्पस से यूज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एरे और लिंक लिस्ट में दोनों में लिंक लिस्ट ज़्यादा बेटर है, ये हमें फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करा रहा है और हमारी मेमोरी भी सेव हो रही है इसकी वजह से। इसलिए जब भी हम इस तरह के स्टैक और लिंक लिस्ट इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं तो उनमें ज़्यादातर हम लिस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कहने का मतलब है डायनामिक रिप्रेजेंटेशन का ही यूज करते हैं स्टैक में। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, इसी को हमने ग्राफ वाइज भी यहाँ पे समझाया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक में ये 2 प्रकार से हमने वही चीज़ें बताई। पहला है एरे रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया कि स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है। इसको हमें अपने स्टैक में यूज करना है। ठीक है, अब एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो एरे रिप्रेजेंटेशन को हम स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और स्टैटिक एरे रिप्रेजेंटेशन को हम इम्प्लीमेंट करके एक स्टैक यानी कि इम्प्लीमेंट करके एरे का यूज करके एक स्टैक को क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टैटिक इम्प्लीमेंट
बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है, लेकिन ये इतनी आसान यानी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि हम इसको इतनी आसानी से इसको बना सकें। तो ये हमारा क्या होता है, एरे रिप्रेजेंटेशन में होता है। इसी के साथ अभी हम एरे को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी इन चीज़ों को बताते हैं, जो आप लोगों को देखने के बाद चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि हम एरे रिप्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। क्या करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे रिप्रेजेंटेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने एरे रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की और उसको हमने डिफाइन किया और बताया यहाँ पे। तो एरे रिप्रेजेंटेशन की बात जब आती है तो एरो को यहाँ डिक्लेयर किस तरह अपने प्रोग्राम में किया जाता है उसको यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से यहाँ से माइक्रो वेरिएबल्स का यूज करके यहाँ पे इसकी मैक्सिमम साइज को हमने डिक्लेयर्ड किया और टाइप डेफ का यूज करके यहाँ पे एक स्ट्रक्ट कीवर्ड्स का यूज करके हम स्टैक बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल टॉप लिया, दूसरा एलिमेंट लिया और मैक्सिमम एलिमेंट की साइज हमने कितनी रख दी, 10 रख दी है। ठीक है, तो स्टैक कीवर्ड से ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है और इसका वेरिएबल यस होता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम में इसकी कॉलिंग करेंगे या इन वेरिएबल्स का यूज करेंगे तो इसी यस के साथ आगे हम यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल स्ट्रक्चर पे ही डिपेंड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर, हमारे जो डायग्राम इस चीज़ को बता रहे हैं कि जैसे एरे रिप्रेजेंटेशन में जैसे ये हमारे पास एक एरे हम बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वैल्यू भी रख दिया, यहाँ पे 10, 20, 30 एंड 50 एंड ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये सारे जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इनको इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसको हम बोलेंगे इंडेक्स बोलेंगे और इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ एरे, वैल्यू ऑफ एरे। ओके, ये हो गया वैल्यू ऑफ एरे और जितने भी यहाँ पे हैं इनका हम एक नाम दे दे रहे हैं, एरे 1। ये क्या हो गया यहाँ पे, वेरिएबल नेम। ठीक है, क्या हो गया, वेरिएबल नेम हो गया और ये वैल्यू हो गए। अब इनका अपना खुद का सबका क्या होता है, एड्रेस भी होता है। तो हमने हर एक एलिमेंट्स के लिए इसे शो ऑन करते हुए 2, 1, 10 ऐसा कुछ एरे बना दिया। देखा जाए तो ये जो हमारा एरे हमने यहाँ बनाया वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये स्टैटिक इसी कॉन्सेप्ट हुआ कि ये जो जितनी भी ओवरऑल वैल्यू हमने इनपुट किया है ये पॉसिबिलिटी रन टाइम में होती है। जितने साइज ऑफ यहाँ पे वैल्यू हैं 10 है, तो हम यहाँ पे 10 ही एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग हमेशा जब भी होगी तो होगी क्या, 0 इंडेक्स से होगी। ठीक है, 0 इंडेक्स से इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे हमने एड्रेस दिया है, ये एड्रेस हर एक एलिमेंट के लिए अलग होगा। तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं एड्रेस ऑफ द ईच इंडेक्स, एड्रेस ऑफ द ईच इंडेक्स एलिमेंट। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है हर एक इंडेक्स का, प्रत्येक इंडेक्स ऑफ एलिमेंट का अपना एक एड्रेस होता है और उसी एड्रेस के साथ इन एलिमेंट को यहाँ पे एक्सेस किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का एरे है। जो भी डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर्ड कर रहे हैं हम इसके लिए, उसी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इसकी साइज डिफाइन होगी कि ये कितनी रेंज ऑफ वैल्यू को होल्ड कर सकता है, कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज को ये होल्ड कर सकता है। तो हमने यहाँ इंटीजर दिया तो ये सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है और इसकी जो रेंज होती है वो आपको पता ही है कि कितनी रेंज के वैल्यू को ये होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या कहते हैं, किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं इसको। प्रोग्राम में हम इस लाइन को इस तरह से यहाँ स्टैक का यूज करेंगे, स्ट्रक्ट में नॉर्मली डिक्लेयर करेंगे
और ये इसका क्या हो गया, इंडेक्स एज ए ग्राफ, कि एरे को हम किस तरह डिक्लेयर करके उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसमें हमने ये जो 1 2 3 ऊपर दिया गया है, ये इसके इंडेक्स को बताते हैं, जो इनको सेपरेट करता है। इसी तरह हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे हमने एरे 1 लिया और ये 0 इंडेक्स हुआ, मतलब 1 वेरिएबल। अब देखिएगा नाम एक रहेगा, सिर्फ इंडेक्स अलग रहेगा, अब वैल्यू इस पर अलग अलग होल्ड होती जाएगी सेम। और यहाँ पे देखिए इसी से, क्योंकि सेम टाइप का हम एक मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू होल्ड करने की यही इंडेक्सिंग इसमें चेंज हो रही है, जो इसे सेपरेट कर रहा है। इसी के साथ यहाँ पे 1 और ये 20 हो गया, और सेम वेरिएबल के साथ ये 2 30। तो इस तरह से ये पूरा कितने टाइम तक चलेगा, ये 10 टाइम तक, ये 9 टाइम तक एलिमेंट्स को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसमें हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब देखा जाए तो 0 से 9 मतलब 10 ही एलिमेंट्स को हम इसमें ऐड कर चुके हैं। अगर हम इससे अधिक चाहते हैं तो हमें इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इसकी साइज़ हमने 10 ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स कर रखा है। इसकी साइज़ में जब हम यहाँ चेंज करेंगे तभी हम एग्जीक्यूशन टाइम में वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक कॉन्सेप्ट हो गया। डायनामिक तब होता कि हम जब तक चाहते हैं उसमें वैल्यू को ऐड करते जाते, तो हमारा स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक का जो कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, वो फैसिलिटी हमें यहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देती है। तो अब हम यहाँ पे एरे हमारा कंप्लीट हुआ, एरे रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो जब ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। ओके, चलो ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने पढ़ा एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। तो एरे रिप्रेजेंटेशन में हमने बताया कि एरे हमारा एक स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जो डेटा को स्टैटिकली मतलब कह सकते हैं फिक्स साइज ऑफ डेटा को ही इंटर कर सकता है। उसके बारे में हमने बात की। अब यहाँ पे बात करते हैं लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक की। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक में कहने का मतलब ये है कि यह एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे इट यूजेज पॉइंटर्स टू इम्प्लीमेंट द स्टैक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये जो यहाँ पे डेटा का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो बदलाव होता है डेटा में, वो पॉइंटर टाइप का यूज करके उसमें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है डेटा स्ट्रक्चर में, स्टैक में, ठीक है। आगे हम इस पर थोड़ी सी और बात करते हैं, बेसिकली आ जाते हैं यहाँ पे डायनामिक की बात करते हैं। डायनामिक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई साइज, कोई भी चीज़ एग्जैक्ट डिफाइन नहीं होती। यहाँ पे ये चीज़ें हम रन टाइम में ही डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे हम इसमें वैल्यू को इनपुट करते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी साइज इंक्रीमेंट करती जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट इनपुट करते हैं 10, ठीक है। 10 हमने इनपुट किया, तो उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन या फंक्शन जनरेट करते हैं कि आगे हम इसमें एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं या नहीं। उसके पहले यहाँ पे स्टार्टअप होता है, इसका उसी स्टार्टअप से जुड़ा होता है ये। तो स्टार्टअप के साथ वहाँ पे इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। तो एड्रेस पार्ट का काम क्या होता है, आने वाले नेक्स्ट एलिमेंट को अपने साथ अटैच करना। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो गया हमारे पास। जैसे हमारे पास एलिमेंट और 10 हो गया, तो 10 हमने एक एलिमेंट लिया और ये डेटा पार्ट हो गया। तो जैसे ही हम कोई एलिमेंट्स और भी यहाँ पे इनपुट करते हैं 20, तो ये जो डेटा पार्ट है, एड्रेस पार्ट है, सॉरी, ये एड्रेस पार्ट सेकेंड एलिमेंट के एड्रेस को अपने पास होल्ड कर लेगा, जिससे उस एलिमेंट को अपने पास वो क्या करेगा, कॉल करके अटैच में रखेगा। जब भी हम प्रिंट कराएंगे तो ये इसके साथ ये भी एलिमेंट हमारा अपने एड्रेस से आ जाएगा। तो इसमें देखिए बेनिफिट्स क्या हैं। यहाँ कोई साइज डिक्लेयर्ड नहीं है कि हम कितने नंबर ऑफ साइज तक डेटा इसमें मेंशन ही करें, कुछ नहीं है, हमारी कोई मेमोरी डिक्लेरेशन नहीं है।
सिर्फ हमें ये है कि एक वेरिएबल लिया है, जैसे हम उसमें वैल्यू इनपुट करना शुरू करते हैं अपनी आवश्यकता में, वैसे उसकी साइज बढ़ती जाती है और मेमोरी क्या होती है, क्रिएट होने लगती है। ठीक है, जब मेमोरी क्रिएट होने लगती है तो उसी के साथ उसकी साइज भी क्या होती है, इंक्रीमेंट करने लगती है। जब हम उन वैल्यूज को स्टैक में से रिमूव करना शुरू करते हैं तो उसी तरह से जैसे जैसे वैल्यू रिमूव होती हैं वैसे वैसे वो मेमोरी क्या होती है, फ्री होती जाती है। ठीक है, इसमें देखिए मेमोरी का कोई बर्डन नहीं बढ़ा और ना ही एग्जीक्यूशन में भी बर्डन हुआ, क्योंकि जितने भी लार्ज साइज ऑफ डेटा की मेमोरी को हम यूज करेंगे, जिसका यूज नहीं किए हैं वो भी उसमें अगर यूज हो तो वो हमारे मेमोरी और हमारे प्रोसेस के लिए प्रॉब्लम होती है। और अगर हम चीज़ें उतनी ही यूज कर रहे हैं जितनी हमारी आवश्यकता के हैं तो कंप्यूटर में हमारा जो प्रोसेस होता है, जो प्रोग्राम्स होता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से रनेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। ये हो गया डायनामिक। तो डायनामिक में आप ये भी कर सकते हैं, पहले भी हमने बताया कि डायनामिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये हमें स्टैक में ये बताता है कि रन टाइम में हम जो भी अपने प्रोग्राम में चेंजेस कर सकते हैं और अपने स्टैक की साइज को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस तरह की जो भी पॉलिसी होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम की, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं लिंक लिस्ट मतलब डायनामिक रिप्रेजेंटेशन में। तो हम ऐसे केस में डायनामिक रिप्रेजेंटेशन का ही अधिक से अधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस केस में यह भी कहा जा सकता है कि स्टैक जो होता है हमारा एक अबस्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, जो कभी भी फुल यानी कि फुली कंप्लीट नहीं हो सकता, यानी कंप्लीट फुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। यूजर जितने नंबर ऑफ साइज तक डेटा को चाहे उसमें इनपुट करता रहे और उसकी साइज जो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए उसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, इसलिए अनलिमिटेड सोर्स ऑफ डेटा भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे है एब्स्ट्रैक्टली इज ऑलवेज पॉसिबल टू पुश एन एलिमेंट। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि एब्स्ट्रैक्टली मतलब कभी भी, ये बनी बनाई चीज़ें हैं, इसमें हमेशा कभी भी हम किसी भी एलिमेंट को इसमें हमेशा इनपुट कर सकते हैं या इंसर्ट कराने की पॉसिबिलिटी, संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अब आगे अगर बात करते हैं तो देयरफॉर रिप्रेजेंटिंग स्टैक एज एन एरे प्रोहिबिटेड। अब यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह की जो यहाँ पे फैसिलिटीज हमें मिल रही है स्टैक के ग्रोथ की, यहाँ पे यो अवरुद्ध होता है, क्योंकि स्टैक में इस तरह की हमें फैसिलिटी नहीं मिलती। स्टैक हमारा एरे में प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि यूज तो करके बना तो सकते हैं, लेकिन अगर ये चाहें अनलिमिटेड टाइम तक उसमें वैल्यू जब चाहें तब हम पुश कर सकें, ऐड कर सकें, तो ये इसमें प्रोहिबिटेड होती है, मतलब उसमें अवरोध होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एरे ऑफ स्टैक यूज करते हैं तो उसमें जो है हम एकदम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को ही उसमें अटैच कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम स्टैक में इनपुट करा सकते हैं। किस केस में, जब हम एरे का यूज करते हैं अपने स्टैक के साथ तब। ठीक है, आगे हमने इसी पे चर्चा किया और बताया द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अलाउ स्टैक टू ग्रो टू लिमिटेड ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब लिंक लिस्ट क्या करती है, लिंक लिस्ट हमें ये भी अलाउ करता है कि हम अपने स्टैक की जो ग्रोथ है उसको हम लगातार क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर की जो एक कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। कहने का मतलब ये है कि स्टैक का यूज करके हम लिस्ट ऑफ डेटा या इंसर्शन ऑफ डेटा तो इसको हम कंटिन्यू अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, लेकिन वहीं तक पॉसिबल होगा जहां तक हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के लिमिटेशन होगा। अब कंप्यूटर में जितनी मेमोरी हो उतने ही डेटा हम उसमें डाल सकते हैं, उससे अधिक तो नहीं डाल सकते ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई। तो इस तरह से यहाँ पे लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक समझ में आ गया। फिर से हम इसको एक बार ओवरव्यू देते हैं। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन को हम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं।
इसका उपयोग पॉइंटर का यूज करके डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक को इम्प्लीमेंट मतलब चेंजेस करने की पॉसिबिलिटी होती है। और स्टैक जो होता है एक अब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है जो पूर्ण रूप से कभी भी कंप्लीट या पूरा नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्टली इसमें हमेशा ये संभावना बनी रहती है, या ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि इसमें हम स्टैक में हमेशा जब चाहें तब एलिमेंट्स को इसमें इंसर्ट या पुश कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक में एरे हमारा प्रोहिबिटेड होता है, मतलब अवरोध होता है, एरे का रोकथाम होती है। मतलब उस तरह की वहाँ पे एरे का जो ग्रोथ होता है, एरे का यूज करके जब हम स्टैक का ग्रोथ करना चाहें तो वो चीज़ इसमें नहीं होता है। स्टैक का ग्रोथ हम रन टाइम में नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एरे का स्टैक के साथ यूज करते हैं तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ साइज तक के ही एलिमेंट्स को उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने बताया द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अलाउ अ स्टैक टू ग्रो टू अ लिमिटेड ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। अब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन स्टैक को ये अलाउ करता है कि वो अपने आप को ग्रो कर सकता है, बढ़ा सकता है, लेकिन एक लिमिटेड कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत ही। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनीशन लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का, जिसे हम डायनामिक के सेंस में समझ चुके हैं। अब इसी के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि इसे किस तरह से डिक्लेयर किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने एरे रिप्रेजेंटेशन, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन का ही यहाँ पर डिक्लेरेशन देखते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्रोग्राम में जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे तो इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे उपयोग में अपने। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे इस कीवर्ड टाइप डेफ स्ट्रक्ट, और ये नोड टाइप। नोड हमारा किस टाइप का होगा उस चीज़ को हम यहाँ बताएं। एक तरह से ये कह सकते हैं ये सिंटैक्स ऑफ लिंक लिस्ट भी है। इसी के साथ हमने यहाँ पे लिया क्या, इंटीजर इन्फो। इंटीजर इन्फो का मतलब है कि इंटीजर टाइप का एक इन्फो वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, जो इन्फो पार्ट को, एलिमेंट को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक, फिर स्टैक टाइप का एक हम नोड टाइप बता रहे हैं किस टाइप का होगा, और पॉइंटर के साथ स्टार नेक्स्ट ले रहे हैं। स्टार नेक्स्ट का काम क्या होगा कि आगे आने वाले नेक्स्ट नया एलिमेंट जो भी हम ऐड करेंगे उसी एलिमेंट को ये डिनोट करेगा। अब यहाँ पे पॉइंटर टाइप बताने का मतलब ये है कि वो पॉइंटर टाइप का होगा जिसमें एक इन्फो पार्ट भी हो जाएगा, एक इन्फो पार्ट हो जाएगा और एक पॉइंटर टाइप का हो जाएगा, जो दूसरे एलिमेंट्स के एड्रेस को अपने आप में क्या करेगा, होल्ड करेगा। और ये किस टाइप का हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, अपना स्टैक टाइप का। और इसमें हमने एक और स्टैक टाइप का जो वेरिएबल बन रहा है वो भी पॉइंटर टाइप का हमारा क्या बन रहा है, टॉप बन रहा है। ये टॉप ही हमें बताएगा कि हमारा स्टैक फुल हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, अंडरफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, ये तो यहाँ पे हो गया डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक। डिक्लेरेशन ऑफ स्टैक हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एक ग्राफ के सेंस में भी समझ सकते हैं या कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक ये ब्लॉक है जिसे हम यहाँ पे कहते हैं ये हमारा क्या है, टॉप है। क्या है ये, टॉप है, जहाँ से मतलब हम अपने लिंक लिस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा सबसे पहले फर्स्ट को, जो इसके एड्रेस के साथ ये अपने पास इसको होल्ड रखेगा। ठीक है, इसमें दो पार्ट हो गए। हमने बता रखा है ये दो पार्ट क्या क्या होते हैं। तो एक पार्ट हमारा हो जाएगा डेटा एलिमेंट, एक हो जाएगा एड्रेस पार्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर यहाँ पे हम इनपुट करते हैं, आइए दिखा सकते हैं हम यहाँ पे कि ये इन्फो पार्ट है, इसको हम लिख देते हैं एक एलिमेंट इनपुट, और यहाँ पे इसको हम दिखा देते हैं कि इट इज डेटा पार्ट और इन्फो पार्ट। ओके,
उसके बाद दूसरा ये जो हमारा है ये क्या है, इट इज एड्रेस पार्ट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी एड्रेस पार्ट को यहाँ पे डिनोट किया जाता है तो उसके लिए पॉइंटर का यूज किया जाता है। ये होता है पॉइंटर, जो यहाँ पे एस्ट्रिक होता है, ये हमारे इस लैंग्वेज में पॉइंटर को बताता है। ठीक है, अब ये तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब जैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट हम इसमें ऐड करते हैं या इंसर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसमें भी दो पार्ट्स बनेंगे। तो ये पार्ट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसे करने के बाद, जैसे मान लीजिए इसमें हमने 5 लिया, इसमें भी एक एलिमेंट बना और ये इसके साथ क्या हुआ, अटैच हुआ। आगे फिर इसी तरह हमने एक एलिमेंट लिया, इसमें भी दो पार्ट्स हुए, हमने इसमें 8 लिया। आगे हम कोई एलिमेंट नहीं लेंगे, इसलिए इसे हमने क्रॉस कर दिया और ये इसको होल्ड कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट को समझने का ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इसी को दूसरे तरीके से अगर समझाएं या कहें तो हम इसको कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे इस एलिमेंट को अगर हम रिमूव करते हैं, इस एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं, तो टॉप हमारा क्या होगा, चेंज होता जाएगा। क्या हो गया, टॉप हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब ये आप ऐसे समझ सकते हैं, एक हम और यहाँ पे स्ट्रक्चर इसी का बना रहे हैं। जैसे ये पार्ट हमारा जो हो गया क्या है, टॉप है, और टॉप को हमने ऐड कर दिया ये इस पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, इस पार्ट को हमने ऐसे दिखा दिया, यहाँ पे हमने ले लिया 6 ले लिया और एक और हमने ले लिया। इस तरह हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ऐसे सकते हैं n नंबर, और ये आगे कोई एलिमेंट्स नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ये लिस्ट कई तरीके से बनती है, फिलहाल हम यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरह से ये क्या कहते हैं एलिमेंट्स होता है, यहाँ पे हमने जैसे इसका एड्रेस दे दिया इतना, तो ये एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है, यहाँ पे ये एड्रेस इसके साथ यहाँ पे ये कॉल होगा, स्टार्ट इसी से करेगा। फिर जैसे इसको हम दिखा रहे हैं इससे ले, तो ये ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम इसको एल्सो यान यहाँ पे यन ले लेते हैं, जितना टाइम चलेगा यन एड्रेस आ जाएगा। तो अब देखिए ये क्या किया है, यहाँ पे ये इसको लिंक करते हुए आगे ये बता रहा है। तो यहाँ पर हम बताते कैसे हैं, जैसे इस एड्रेस को स्टार्ट यहाँ टॉप पे किया जा रहा है, तो इसी के एड्रेस के साथ इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उसके बाद ये जो 2004 इसका एड्रेस है, तो ये यहाँ पे आके होल्ड करेगा, ये वैल्यू होल्ड हो रही है। ठीक, ये तो यहाँ दर्शा दिया हमने समझाने के लिए, लेकिन होता है एक्चुअल इसी तरह से। इसी एड्रेस पार्ट में इस एड्रेस को होल्ड किया जाता है, ये समझने के लिए हमने यहाँ, क्योंकि सिस्टम हमारा जो कार्य करता है इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग करता है। जैसे इसका ये एड्रेस है, तो ये एड्रेस सिस्टम में हमारे यहाँ पर डिनोट होगा, और जैसे हमने यहाँ पे दे दिया n ऑफ एड्रेस, तो ये यहाँ देगा। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह बढ़ते जाएंगे उस तरह से ये क्या होंगे, इसमें ऐड होते जाएंगे। और ये तो हो गया इंसर्शन एडिशन का कॉन्सेप्ट। और जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है और इसमें से अगर हम किसी भी वैल्यू को या किसी भी डेटा ऑफ पार्ट्स को डिलीट करते हैं या किसी एलिमेंट को मूव करते हैं, तो हमारा टॉप कुछ और हो जाएगा। हमने इसे डिलीट किया तो ये टॉप का एड्रेस भी डिलीट हो जाएगा, और ये जो लास्ट का इसका एड्रेस है, ये एड्रेस इस पे आ जाएगा, तब ये हेड हो जाएगा और इस एलिमेंट को टॉप पे दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बताया, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया आपका यहाँ पे डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब डायनामिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, और स्ट्रक्चर से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसी में हम लिंक करके बताते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसमें हम कुछ मेंशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा स्टैक रिप्रेजेंटेशन। स्टैक रिप्रेजेंटेशन हमने एरे रिप्रेजेंटेशन और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। तो एरे कंप्लीट हो गया। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन जो हम डायनामिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, इसमें हम लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, आगे
अभी ये इंट्रोडक्शन और छोटा सा इसका डिक्लेरेशन है, क्योंकि लिंक लिस्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से डायनामिक बनाया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। अदरवाइज लिंक लिस्ट पे पूरा एक हमारा यूनिट ही है, ठीक है। तो और भी अच्छे से उसमें टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट ये सब पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे लिंक लिस्ट को ही हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। कैसे लिंक लिस्ट का हम एरे के साथ यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिंक लिस्ट जो है हमारी, हमें ये बताए जिसमें एक शुरुआत होती है और एक एंड होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट होता है। किसमें होता है हमारे लिंक लिस्ट में, जो इसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि जो मेन मुख्य समस्या भी होती है। जैसे यहाँ पे कहा सकते हैं विच कम विद दिस लिस्ट इज दैट वी कैन नॉट एक्सेस द प्रोसीजर ऑफ द नोड फ्रॉम द करेंट नोड। अब यहाँ पे कहा जाए तो करेंट नोड से अगर हम लास्ट नोड की अगर प्रोसीजर करके उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहें तो इस लिस्ट का यूज करके हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह के डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे हमने बताया कि इसमें दो पार्ट होते हैं, एक एड्रेस डेटा पार्ट होता है और एक एड्रेस पार्ट होता है। और इस पूरे ब्लॉक को जो होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं इसे हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। नोड कहने का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि a group of elements, यानी पर्टिकुलर इंडिविजुअल अ पार्ट ऑफ अ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड नोड। तो यहाँ पर ये एक नोड बनाया जाता है। इसी तरह यहाँ पे मल्टीपल नोड या मल्टीपल एलिमेंट्स को क्रिएट करके हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स अपने आप में यहाँ पे एक एक नोड बनते जाएंगे, ठीक है। क्यों नोड बनते जा रहे हैं, ये इन्हें हम नोड क्यों कहेंगे? क्योंकि जैसे ही कोई एलिमेंट्स लिस्ट में ऐड होता है तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट वो जिसमें डेटा खुद उसमें पड़ा हुआ होता है और दूसरा पार्ट वो हो जाता है उससे एलिमेंट ऑफ ब्लॉक का कि जो दूसरे एलिमेंट के एड्रेस को अपने अंदर होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो वो नोड बन गया। और इस तरह मल्टीपल नोड एक दूसरे से लिंक करके एक दूसरे के एड्रेस के साथ अटैच होके और ये पूरी लिस्ट बनाती हैं। और इन पूरी लिस्ट को एक ही स्टार्टअप पॉइंट से इनको क्या किया जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है 1 बाई 1। कहने का मतलब ये भी कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे लिस्ट बनेगी वो सिक्वेंशियल होगी, यानी 1 बाई 1 वो सारे डेटा को क्या करेंगे, अपने आप में एक्सेस करेगा और यूज करेगा। और जैसे जैसे वो डेटा भी हम यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं डिलीट करते जाएंगे, तो जैसे हम एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे टॉप की वैल्यू जो है हमारा टॉप भी क्या होगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये हो गया लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और इसमें कुछ चीज़ें हमने दिया। द लिंक लिस्ट इज क्रिएटेड फॉर यूजिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर को यानी लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे इस स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंटर्स का यूज किया जा सकता है, जो कि क्या कहते हैं यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन होता है मैलॉक, जो मेमोरी को डायनामिक टाइप की मेमोरी को एलोकेट करने की हमें परमिशन देता है। तो फंक्शन कौन सा होता है, मैलॉक होता है, या में LLOC मैलॉक। मैलॉक नाम का ये जो फंक्शन होता है ये हमें रन टाइम में अपने स्टैक में लिंक लिस्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। तो इसी मैलॉक का यूज करते हैं और एक को हम कैसे प्रोग्राम में मेंशन करते हैं, कैसे इसका हम उपयोग करते हैं, उस चीज़ को हमने यहाँ पे बाकायदा दिखाया है। इसको देख के हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरह हम डेटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर में किस तरह से हम स्टैक में लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये फंक्शन मैलॉक का यूज करेंगे और इसको जब डिफाइन किया जाता है प्रोग्राम में तो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो हमने किस तरह का नोड टाइप का बनाया, तो यहाँ पे एक हमने नोड लिया जो स्ट्रक्ट टाइप का एक वेरिएबल भी कह सकते हैं या स्ट्रक्ट नेम है हमारा ये, क्या ये स्ट्रक्चर नेम है नोड। और इसमें हमने डिफाइन किया इंटीजर नम, एक वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर नोड टाइप का, स्ट्रक्चर है नोड टाइप का ही वेरिएबल, स्ट्रक्चर नोड टाइप वेरिएबल में हम पॉइंटर टाइप का ptr वेरिएबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पॉइंटर टाइप का ptr वेरिएबल ले रहे हैं जो पॉइंटर को इंडिकेट करेगा। इसका काम क्या होगा, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को फर्स्ट नोड में होल्ड करने का काम कराएगा।
ये बताएगा कि ये नोड हमारा एक पॉइंटर है जो एड्रेस को होल्ड करने के कैपेबल है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन हो गया। तो स्ट्रक्चर में इतनी चीज़। अब जो चीज़ें हमने डिक्लेयर किया है उसको बाहर हमें अपने प्रोग्राम में मेंशन करना है। तो उस चीज़ को हम कैसे कर रहे हैं वो चीज़ देखिए यहाँ पे। यहाँ टाइप डेफ हमने दिया स्ट्रक्ट टाइप क्या है नोड। अब इस नोड टाइप का एक वेरिएबल हमने क्या लिया है नोड कैपिटल में लिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेम नहीं होंगे, सेम होंगे तो ये एरर्स देंगे। तो नोड हुआ और उस नोड को हम किसके साथ यूज कर रहे हैं स्टार्टअप कीवर्ड्स के साथ यूज कर रहे हैं। ये स्टार्टअप क्या बताएगा एक पॉइंटर, नेक्स्ट जो भी वैल्यू होगी एंटर होगा तुरंत उसे वो पॉइंट करेगा और स्टार्ट करेगा। तो इस स्टार्ट की लोकेशन ऑफ साइज को कैसे बढ़ाया जा रहा है यहाँ ध्यान दीजिए। यही स्टार्ट पॉइंटर टाइप का है जो नोड को पॉइंटर टाइप का डिक्लेरेशन कर रहा है। ये बता रहा है हमारा ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का होना है। और मैलाक मतलब मेमोरी एलोकेशन करना है साइज ऑफ नोड। तो यहाँ पे साइज ऑफ नोड जो देंगे जो भी नोड इंसर्ट होगा उसी की साइज डिक्लेयर करेगा। इंटीजर फ्लोट करेक्टर जो भी हम देते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसकी साइज यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगी। उसी साइज के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट को बताएगा इतनी साइज है इसमें ये एलिमेंट्स होल्ड होने हैं। ठीक है, वेन उसके बाद वो स्टेटमेंट क्या कार्य करता है देन वो स्टार्टअप एलिमेंट्स क्या करेगा स्टार्ट तो हो गया फिर वही स्टार्ट उसी नोड ऑफ मेमोरी एलोकेशन साइज को फिर से डिक्लेयर करके नेक्स्ट एलिमेंट के लिए कार्य करेगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट जब बनेगा तो उसकी भी अपनी एक साइज होगी। जैसे हमने इसको लिया है INT में तो इसकी होगी 2 बाइट। तो उसी 2 बाइट के साथ जैसे ही आगे हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करेंगे तो इसी टाइप से डिक्लेयर करके इसकी साइज को ये क्या करेगा नए एलिमेंट्स के लिए 2 बाइट की स्पेस के साथ एक नए एलिमेंट को होल्ड करने की हमें परमिशन प्रोवाइड करेगा। और PTR का काम ये होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके एड्रेस को यहाँ पे होल्ड करने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ यहाँ पे इस इंट्रोडक्शन लिंक लिस्ट को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे और अच्छे से पढ़ाया जाएगा और इसमें यूनिट ही है पूरी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके। और इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप लोग और भी कंटेंट हैं चीज़ें हैं उनसे आप वेरीफाई कर सकते हैं देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, थैंक्स।